अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फरवरी 2022 के बाद से पाकिस्तान में जो हालात बने या बनाए गए, उसमें ऐसे लगा गोया पाकिस्तान की हर जमात बहती गंगा में स्नान करना चाहती है, यानी हर सूरत में, हर हाल में इक़्तिदार में शामिल होना चाहती है। वो था अदम एतमाद का वोट इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। अब इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह उसूलों पे, अखलाकी अक़दार पे और अखलाकियात पर समझौता भी हुआ। एक अनोखा दौर शुरू हुआ जिस माजी में बाहम दस्तो गिरेबान यानी एक दूसरे के बहुत ही ख़िलाफ़ सियासी जमातें थी, वो यकजा भी हुई, यकजान भी हुई, क्योंकि उसी में उनको अपना फ़ायदा नज़र आया और उन क़ुव्वतों के साथ मिल के उन्होंने ये काम किया जो पाकिस्तान की सियासत का रुख मुतय्यन करने में हमेशा से कलीदी किरदार अदा करती रही हैं। अब इस दौरान इमरान ख़ान, शहबाज गिल, आज़म स्वाति, कुछ सहाफ़ियों के साथ वो कुछ हुआ, गद्दारी, तौहीन अदालत और दहशतगर्दी के नाम पे, जो शायद अनप्रेसिडेंटेड था। हम कई ऐसे वाक़यात हुए, अरशद शरीफ हमारे साथी, उनकी शहादत भी हुई बड़े पुरस्कार हालात में केनिया में उनको मुल्क छोड़ने के बाद। तो कुछ किसी हद तक जनरल ज़िया-उल हक़ के मार्शल लॉ की याद ज़रूर ताज़ा हुई। जमहूरी अक़दार जो थी, सहाफ़ती उसूल व ज़वाबित और इंसाफ, इनकी पामाली भी होती नज़र आई। और इसी सूरत हाल को देखते हुए एक नौजवान सेनेटर थे, वो देखते रहे, फिर बिलाखिर एक दिन उन्होंने अपनी पार्टी को भी खैर बात कह दिया, उस बुनियाद पे कि जो कुछ हो रहा था ख़ास तौर पे 9 अप्रैल 2022 के बाद। जी बिल्कुल, हम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की बात कर रहे हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हमारे साथ हैं आज। हमने सोचा उनसे कुछ हार्ट टू हार्ट बात कर ली जाए, तो हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि पार्टी को खुदा हाफिज़ कहने के लिए ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? मुश्किल फ़ैसला था। मैं को बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहूँगा, इसलिए नहीं जाना चाहूँगा कि इख़लाक़न मुनासिब नहीं है। एक अच्छा वक्त उनके साथ गुज़रा, बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। उसमें पार्टी की लीडरशिप ने मुझे सिंध से सेनेटर भी मुंतखब कराया। कुछ चीज़ों के ऊपर ज़ाहिरी बात है मुख्तलिफ़ ओपिनियंस होते हैं और उन ओपिनियंस की काफ़ी अरसे तक बहुत ज़्यादा पार्टी ने बर्दाश्त भी किया, बड़ी खंदा पेशानी के साथ किया। लेकिन शायद एक मुकाम ऐसा उनके लिए आ पहुंचा कि जहां पर उन्होंने मुनासिब समझा कि अब इससे इस्तीफ़ा ले लिया जाए। उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा। मैंने इख़लाक़न अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए कि ये पार्टी की दी हुई सीट थी। बहुत से लोग माजी में ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं कि जिनसे जब इस्तीफ़ा मांगा गया तो उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कानूनन आइनन पार्टी के पास इख्तियार, ये इख़लाक़न इख्तियार तो होता है, लेकिन कानूनन आइन के तौर पे उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता कि वो इस्तीफ़ा तलब कर सकें। लेकिन मैंने अपनी इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी समझते हुए मैंने इस्तीफ़ा दिया और अल्लाह उनको उनका रास्ता मुबारक करे और मुझे मेरा रास्ता मुबारक करे। लेकिन इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी के साथ साथ एक मजबूरी भी बन जाती है आपकी, सियासी, समाजी। तो उस हवाले से अगर हम देखें कि 2022 का जो साल था, हम चूँकि सब कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, जमहूरी अक़दार की बात करते हैं, तो 2022 का साल इन तमाम चीज़ों के लिए क्या मानी रखता है? कानून, जमहूरियत, इंसाफ, how much did it affect your thinking? बुनियादी तौर पे तो गुल साहब, हमारे मुल्क के अंदर 75 साल से जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया जा रहा है, आप ख़ुद मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मेरे से ज़्यादा आप मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। जो कुछ भी हम करते रहे हैं, इट हैज़न्ट वर्कड। आज पाकिस्तान जिस मुकाम पे खड़ा है कि हमने इस मुल्क के अंदर डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस भी देख ली, हमने इनडायरेक्ट रूल भी देख लिया, हाइब्रिड का एक मॉडल लेके आया गया, वो भी हमने देख लिया, और इवेंचुअली आज 75 साल बाद हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि मुल्क दिवालिया के करीब है। सियासत पोलराइज हो चुकी है। जमहूरियत के साथ सिर्फ एक लिप सर्विस है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं।
चंद दिन पहले पिलडैट की एक रिपोर्ट आई और उसने बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ा एप्टली उन्होंने डिस्क्राइब किया पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस पावर पॉलिटिक्स को। और उन्होंने उसमें अपनी रिपोर्ट में हेडलाइन ये थी कि इक़्तिदार के लालची सियासतदानों ने इस 2022 के साल में जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचाया, उन जमहूरी इक़्तिदार को बहुत नुकसान पहुंचाया जिनकी वो हमेशा गुफ्तगू करते थे। तो अवाम के अंदर भी परसेप्शन यही है, उनके मसाइल नहीं हल पा रहे। लेकिन ये जो आपने बात की बड़ी दिलचस्प है कि जिन जमातों के बारे में पिलडैट मतलब एक थिंक टैंक ने ये बातें की हैं, वो जमातें या उनके रहनुमा तो हमेशा ही कहते रहे कि इस मुल्क में सारा किया कराया मिलिट्री इस्टब्लिशमेंट का है। तो मिलिट्री इस्टब्लिशमेंट का इन हालात की इस खराबी में कितना किरदार रहा है? पिलडैट की इसी रिपोर्ट ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर भी बहुत डिटेल में बात की, जो इन पिछले 2.5-3 सालों में, और उसमें इमरान खान साहब का दौर इंक्लूडेड है। इमरान खान साहब बरी ज़िम्मा करार नहीं दिए जा सकते कि इन पिछले 3-4 सालों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलके इस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में अपना अपना किरदार अदा किया है। जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही, जो मीडिया के साथ सलूक रवा रखा गया, जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स के साथ जो वाक़यात हुए, वो हम सारों के सामने एक बड़ा अथॉरिटेरियन किस्म का उनका दौर था। और फिर अनफॉर्चुनेटली हम जब अपोजिशन में थे और इमरान खान साहब की इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते थे कि इमरान खान साहब जमहूरी जहन नहीं रखते, वो एक अथॉरिटेरियन शख्सियत के तौर पे सामने आए हैं। जब हमें हुकूमत मिली तो हमने भी फिर वही रवैया रखा। हमारे दौर के अंदर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि हमें उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की ये जो कॉस्ट है इवेंचुअली ये फिर पे करनी पड़ेगी। लोगों के जहनों में ये सवालात ज़रूर पैदा होंगे कि यार ये जब अपोजिशन में होते हैं तो इनकी गुफ्तगू जब अपने साथ ज़्यादती हो रही हो तो फिर एक तरह की होती है, जब हुकूमत में आते हैं और इनके दौर में मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज़्यादती हो तो फिर ये एक और तरह का रवैया रखते हैं। तो अब वक्त और दौर ऐसा नहीं रह गया कि जिसमें आपकी सियासत में इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हों और वो कॉन्ट्रडिक्शंस लोग महसूस ना करें, उनको देखें नहीं, उनके ऊपर कमेंट ना करें। इतना ये एक इंफॉर्मेशन एज है कि जिसमें हर शख्स रोज़ रात को बैठ के यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम्स देखता है, टीवी के ऊपर टॉक शोज़ देखता है। चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती। कहाँ वोट को इज़्ज़त दो की गुफ्तगू, कहाँ पीडीएम का एक बहुत बड़ा एलामिया सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से, मिसिंग पर्सनस के हवाले से, और कहाँ हुकूमत में आकर वो सब बातें हवा में गायब। ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि आप मामलात को आप छुपा नहीं सकते। जो तज़ादात हैं आपके अंदर के सियासत के, भले वो इमरान खान के हैं, भले वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के हैं, और लोगों के आजकल इंफॉर्मेशन हाथ में है, मोबाइल फ़ोन की सूरत में एनालिसिस भी उनको उधर ही मिल जाता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके जो हम असर सियासतदान हैं, आप जैसे, आपके हम उम्र, आपकी जो जनरेशन है, वो किस हद तक मुख्तलिफ है अपने वालदैन से? चचा मामू जो आपके सियासी ख़ानदान होते थे, किस हद तक मुख्तलिफ हैं? आप समझते हैं कि वो प्रेशर्स इतने अभी ज़्यादा हैं कि यू हैव टू थिंक डिफरेंटली एंड एक्ट डिफरेंटली? गुल साहब, बुनियादी तौर पे तो मुल्क हमारा अपना है। जैसे मैंने पहले कहा, 75 साल हम कितने एक्सपेरिमेंट्स करते रहे इस मुल्क में। 22 करोड़ की इस मुल्क की आबादी है, शायद इससे भी बड़ी हो। उनके लिए उनके जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, मईशत को ठीक करने के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। इंडिया देखें, अपने पड़ोस में देखें, बांग्लादेश को देखें, वो मुल्क आगे निकलते जा रहे हैं। हम में और उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में हम अपने मुल्क को ना सही डगर पर डाल सके और ना एक दूसरे को हम बर्दाश्त करके इस मुल्क को चला सके। अब आने वाला जो वक्त है उसमें जो मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, इस मुल्क में एक बहुत बड़ी इस दौर में होपलेसनेस फैली हुई है, नाउमीदी है कि ये मुल्क नहीं चला पाए हमारी एल्डर जनरेशन्स। और अब क्या हम इम्प्लोजन की तरफ जा रहे हैं? और अगर हम इम्प्लोजन की तरफ जा रहे हैं तो फिर इसमें कसूरवार कौन है और फिर आगे आने वाले वक्त में डायरेक्शन क्या होगी?
इमरान खान साहब बहुत मकबूल तरीन लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले 8-9 माह में मैंने तो कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी उनसे कि जिसमें उन्होंने दोबारा कहा हो कि मेरी हुकूमत में मेरे से ये गलतियां हुई और मेरा ये माशी प्लान है और मैं इस तरीके से मुल्क को वापस ठीक करना चाहता हूँ। वो एक पोलराइज्ड सी गुफ्तगू है। अच्छा, बल्कि वो बार बार ये हो रहा है कि एक तरफ जनरल बाजवा साहब का आर्मी चीफ प्राइवेट नशिस्तों में, महफिलों में इल्ज़ाम सारे इमरान खान पे डाल रहे हैं, इमरान खान अपने बयानी के जरिए तमाम मामलात के इल्ज़ाम उन पे डाल रहे हैं, तो ये रविश समहाउ बिल्कुल और साथ ही साथ आप देखें कि गवर्नमेंट भी जो है, जो इस वक्त तमाम जमातें हुकूमत में मौजूद है, क्या डायरेक्शन है? उनको तोशाखाना से फुर्सत नहीं है। मुल्क को ठीक करने का हम आपस के जब इन इख्तलाफात से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमने माजी के अंदर इस मुल्क ने बहुत बड़ी बड़ी कॉस्ट्स भी पे की हैं। सानिया मशरकी पाकिस्तान हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल से ये जो वक्त है इसमें सियासतदान कंटिन्यूसली लोगों के अंदर नाउमीदी पैदा करते जा रहे हैं। इस मुल्क में जो नौजवान तबका है, 64% मुल्क ये नौजवानों पर मुश्तमिल है, उनके लिए कोई होप नहीं है इस मुल्क में। अभी रिसेंटली 1-2 सर्वेज आए, एक पाइड ने किया और एक और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, और हैरानकुन तौर पे उसमें ये चीज़ सामने आई कि इस मुल्क के नौजवान 70% जो नौजवान है वो चाहता है कि वो ये मुल्क छोड़ के कहीं चला जाए, वो यहाँ से इमिग्रेट करना चाहता है। 2022 में 7,63,000 लोग पाकिस्तान से गए, उसमें से 1 लाख जो थे IT स्किल्ड मैन पावर यहाँ से गई है और वो इसी माहौल में गई है। तो यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की, जिसके एक रिवॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारने की, यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी ख़त्म होती जा रही है। ना इस मुल्क में इंसाफ है, ना इस मुल्क के अंदर सेहत है, ना इस मुल्क के अंदर तालीम है। तो ये हम जो इतनी सियासतदान बड़ी बड़ी गुफ्तगू करते हैं, ये आखिर इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए करते हैं, और हमारा हाल ये है कि हम अपनी आपस की लड़ाइयों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो फिर ये बताएं ना, ये भी तासुर पैदा हुआ है 1 साल के दौरान कि जो पाकिस्तान के मौजूदा का सियासी और इक़्तिसादी हालात देख लें, तो क्या ये मुल्क चंद घरानों के लिए, यानी शरीफ ख़ानदान के लिए, जरदारी, भुट्टो और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए बना था? गुल साहब, बुनियादी तौर पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पूरे बरसग़ीर में ज़वाल पज़ीर है। बराबर में आप देखिए कि राहुल गांधी, उनके साथ उनको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, कांग्रेस जमात को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, और जब यहाँ पर इस पाकिस्तान में जब दोबारा मौका मिलता है तो वज़ीर आज़म जब शहबाज शरीफ साहब बनते हैं तो अपने साहबजादे को वज़ीर आला नॉमिनेट करते हैं पंजाब के लिए। ये बात कोई पसंद नहीं की गई। इमरान खान साहब का जो एक आर्गूमेंट था डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाला, उसको रीस्ट्रेंथन किया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक ज़वाल पज़ीर फिनोमेना है, और उसमें लेकिन हमें जो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन मेरे ख्याल में अपने मुल्क के अंदर दूर करनी पड़ेगी, वो ये है कि क्या हम सिक्योरिटी स्टेट के बतौर काम करते रहेंगे? 75 सालों से हम सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे हम फंक्शन करते रहे हैं, और हमने उसके देखें कि डिविडेंड्स हमें, एक तो ना सिर्फ हमें कुछ मिले नहीं, बल्कि बड़ी ख़तरनाक सूरत में जो गलतियां की गई उनके नताइज हम भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान में हमें दहाइयों तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की एक चीज़ दिखाई गई। ये बताया गया कि जी काबुल के अंदर जो सितंबर 11 के बाद हुकूमत आई वो भारत नवाज हुकूमत है, वहाँ पर इतने सफारत खाने बन गए और ये तालिबान पाकिस्तान के हामी हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं? जो लोग हमें ये बातें बताया करते थे, आज उनके पास क्या जवाब है कि टीटीपी जो पाकिस्तान के अंदर हमले कर रही है, वहाँ पर काबुल में, अफ़गानिस्तान में टीटीपी के पास सेंचुरीज़ हैं, पूरी की पूरी आपकी पॉलिसी फेल हुई और लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ इस पॉलिसी की वजह से तबाह हुई। हज़ारों लोगों ने शहादतें दी इस जंग में, आज भी दे रहे हैं, और जवाब नहीं है हमारे पास कि ये हमने क्या किया। तो इस मुल्क के अंदर अगर आपने मईशत को चलाना है तो आपको ये सिक्योरिटी स्टेट के इस जहनियत से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन ना कोई सियासतदान इस बात पे खुल के बात नहीं कर सका। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में क्यों डाला? एग्जैक्टली उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी? उसमें शायद आपकी पार्टी भी गालिबन शामिल थी। खुल के इस हवाले से किसी ने बात नहीं की कि बुनियादी वजह क्या थी, और वो एक ही वजह है। और वो एक ही वजह, गुल साहब, मैंने तो सेनेट में भी इसके ऊपर जब मौका मिला तो मैंने निशानदेही की कि क्या वजूहात थी, क्या वजह थी। वो एक वजह क्या थी कि, और टीवी टॉक शोज में भी कहता रहा
कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं, उन रेजोल्यूशंस में किसी सियासतदान का मुझे नाम तो दिखाएं। उसके अंदर तो ऐसे ऐसे मजहबी लोगों के नाम थे या जिनकी तंजीमें थीं कि जिनके नामों से हम कभी वाकिफ नहीं हुए। कोई लश्कर, कोई जैश, कोई पता नहीं लश्कर, क्या, कोई जैश, कोई लखवी साहब और पता नहीं कौन TLP और तो और हम ये जो बाकी मानदा पाकिस्तान है, इसको खबर भी नहीं थी कि यार ये लोग हैं कौन और किन की वजह से हम इतना FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिए गए। और फिर इस रीजन में देखें कि पाकिस्तान का और पूरी दुनिया में जो एक तशख़्ख़ुस बन गया है प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने के हवाले से, एक पूरी इस दुनिया में हम एक मखसूस अब एक नज़र से देखे जाते हैं। हमने उसको तब्दील करने की कोशिश ही नहीं की। बल्कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से किसी ने पूछा, सवाल किया दहशतगर्दी के हवाले से, तो उन्होंने यूरोप में एक TV चैनल पे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म का एपिसेंटर है, यानी मरकज़ है। तो उसने कहा कि आप वाकई ठीक कह रहे हैं कि आप एपिसेंटर कह रहे हैं टेररिज्म का? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता था, मैं डिप्लोमेटिकली कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मरकज़ है टेररिज्म का। तो बड़ी एक अफसोसनाक सी बात है। ये बताएं, मुस्तकबिल की तरफ अगर देखें कि जो सिक्योरिटी स्टेट है, जो एक तस्वुर है कि जिस तरह यहाँ पे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का गलबा रहा है, इससे हमारी ट्रांजिशन हो पाएगी इकोनॉमिक स्टेट की तरफ, नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट की तरफ? गुल साहब, वो ट्रांजिशनिंग अगर होनी है तो वो उस ट्रांजिशनिंग में सियासतदानों का एक बड़ा किरदार होगा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सियासी जमातों की जो तरजीहात हैं, उनकी तरजीहात में पावर पॉलिटिक्स शामिल है। उनकी पहली तरजीह ये है कि हमने इक़्तिदार में आना है, और इक़्तिदार में आने के लिए अगर हमें गेट नंबर 4 से रास्ता मिले अंदर जाने का, अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने का, एस्टैब्लिशमेंट की ताकत इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतने का, तो उसके लिए हर सियासी जमात हमा वक्त तैयार होती है। तो फिर आप कैसे तब्दीली लेकर आएंगे? हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको भी सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क है तो हमें, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि अब ये 22 करोड़ का मुल्क है, इंशाल्लाह 5 साल बाद, 10 साल बाद ये 30 करोड़ का मुल्क होगा। इतना बड़ा हम दुनिया का पॉपुलस मुल्क, एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क, हम इसी तरह चलते रहेंगे? तो ये इसी के साथ एक और सवाल भी है ना कि क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बंधा रहेगा झूठ, मुनाफकत, फेक न्यूज़, आला सियासी क़यादत की अंधी तकलीद और सिक्योरिटी स्टेट के साथ? बहुत सी चीज़ें ठीक करने की, हमें तो हर चीज़ गुल साहब उसके अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। हम हर चीज़ को पसे पुश डालते आए हैं। आप जुडिशरी उठा कर देख लें, क्या इस मुल्क के अंदर जुडिशरी का जो मकसद है इंसाफ देना, क्या वो इंसाफ दे पा रही है? एक बहुत अहम सतून है ये रियासत का। क्या जुडिशरी यहाँ पर दिहाइयाँ गुजर जाती हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। फिर वो पॉलिटिकल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर उन्होंने जो फैसले दिए पिछले 10 सालों में, उससे पहले भी आप माजी में चले जाएं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला मौजूद है, आज तक उसमें जो रेफरेंस है वो पेंडिंग मौजूद है। अपनी गलती मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो एक रियासत का अहम सतून काम नहीं कर रहा। पार्लियामेंट काम नहीं कर रही। जो अपोजिशन लीडर हैं पार्लियामेंट में, वो वहाँ पर कहते हैं कि मैंने अगला इलेक्शन हुकूमती पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ना है। ये कैसी पार्लियामेंट है? अपोजिशन वहाँ पर मौजूद नहीं है, एक ढकोसला है। फिर इसी तरह आप फ़ौज को देख लें कि बाकी सब काम, और बड़े हमें फ़ख्र है उनकी कुर्बानियों पे जो कंटिन्यूसली दी जा रही हैं हमारे अफसरान की जानिब से, हमारे जवानों की जानिब से। लेकिन क्या वो कुर्बानियाँ जो हैं वो पसे पुश्त नहीं चली जाती जब उनका एक पॉलिटिकल रोल वो एज्यूम करते हैं? और उस पॉलिटिकल रोल की वजह से इस मुल्क के अंदर क्या क्या बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। सियासी जमातों को देख लें, उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। बाहर सब के लिए बात करेंगे कि नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, लेकिन अपनी जमातों के अंदर क्या हाल है? क्या जमातों के अंदर जमहूरियत है? कतन नहीं। तो हम तो ब्यूरोक्रेसी आप उठा कर देख लें, ब्यूरोक्रेसी को सीरियसली रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये मुल्क इस तरह नहीं इस ब्यूरोक्रेसी के साथ चल सकता। किसी ने उसके ऊपर तवज्जो दी उसको रिफॉर्म करने की। आप गर्ज के कोई चीज़ एक उठा लें, उसके अंदर हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। मईशत उठा लें, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, देयर अ बिग ड्रैग ऑन आवर इकोनॉमी। उसको कोई जमात हल करने में संजीदा नहीं। यानी असल इश्यूज़ पे तवज्जो जो है बहुत कम है, जो असबाब हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं जा रही है।
दोस्तों, आपने बातें सुनी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की। फ़ैसला आप पे है कि किस हद तक वो सही कह रहे हैं और इससे सीखना हम सब ने क्या है, कौन से नताइज हमने अख़ज़ करने हैं, और ये कि इस मुल्क को अगर हमने सही सिमत पे डालना है तो फिर बहुत सारे इदारों को भी स्टेप बैक करके अपना जो आइनी किरदार है उस तक ख़ुद को महदूद करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।